हेलो स्टूडेंट, मैं सर प्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। जैसे कि हमने एक क्रम में सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें पहला और दूसरा चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। आज उसी क्रम में एक सीरीज में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखीय समीकरण यानी इंग्लिश में बोल तो लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल। पहले तो नाम के साथ काम जान लेते हैं हम। दो चर वाले यानी इसमें चर कैसे पाए जाएंगे बेटा? आपके दो चर पाए जाएंगे यानी x, y ऐसे कोई दो चर होंगे इसमें यूज होंगे। रेखिक मतलब इनकी घात कितनी होगी? रेखिक मतलब घात कितनी होगी? इनकी पावर कितनी होगी बेटा? पावर जो होगी, घात जो होगी वो कितनी होगी बेटा? आपकी केवल एक होगी यानी 1 होगी। कितनी होगी बेटा? आपके पास 1 होगी। समीकरण मतलब आप जानते हो 0 के बराबर रख दो। युग्म मतलब पेयर पाए जाएंगे। कैसे पाए? पेयर, जोड़े पाए जाएंगे। दो चर वाले रेखीय समीकरण के पेयर पाए जाएंगे। यानी आपने ऐसे कुछ कह सकते हो आप ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 यानी a2x a1 b1 c1 और a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप देख रहे हो दो पेयर भी हैं और दोनों की सबकी घात एक भी है और दो चर भी यूज हो रहे हैं। यानी कैसे हैं आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म आपके पास बनकर प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से कुछ है। तो नाम के साथ काम जाना हमने। अब थोड़ा सा हम विस्तार कर लेते हैं इन चीज़ों की। चीज उत्पत्ति कैसे हुई, इन चीज़ों की बनी कैसे। हम एक प्रैक्टिकली नॉलेज लेकर चलेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेजों पर हम बात करेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म हमारे रियल लाइफ में आए कहाँ से, कैसे बने होंगे। देखो ऐसा था, एक था आपका चिंटू, एक था मिंटू। यदि आप कह सकते हो एक तो भाई साहब ये थे, ये था, इसका नाम था राम। कौन था भाई? राम। और एक था भाई आपका ये, जिसका नाम था भाई कल्लू। कल्लू कह सकते हो, कल्लू था। ठीक है, एक राम था, एक कल्लू था। कल्लू और राम दोनों गए मार्केट। पापा ने भेजे इन दोनों को मार्केट भेजा। और कल्लू और मल्लू जाके राम और कल्लू दोनों मार्केट जाके भैया गए तो किन्हें सुबह से शाम होने को आ गई, मतलब दोपहर हो गया। अब क्या हुआ? कल्लू के दर्द होने लग गया पेट में। दर्द कैसे हो रहा बेटा? उसे लगी भूख। कैसे लगी बेटा? भूख लगी कल्लू को। अब कल्लू को भूख लगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, शाम से बोला शाम भैया यार भूख लग रही है, कुछ खा लें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चलो खा लेते हैं। अभी दोनों इन्होंने कहा कि भाई अभी दोनों जिम लवर थे। आजकल तुम जानते हो जिम लवर थे। तो भाई क्या हुआ कि दोनों की भाई ये है कि जिम लवर थे तो फास्ट फूड वगैरह नहीं टच भी नहीं करते भाई, सब हाथ भी नहीं लगाते, इतने कर रहे जिम लवर थे। बॉडी शॉडी देख ही रहे हो आप, है ना? कोई कमी तो है नहीं बॉडी शॉडी में, समझ रहे हो? तो अब भाई साहब इन्होंने कहा कि फ्रूट खाएंगे हम। चलो फ्रूट वाले के पास चले गए। अब फ्रूट वाले के पास गए। अब यहाँ पे फ्रूट वाले के पास गए तो ऐसा हुआ भाई, इन्होंने क्या कहा कि भैया आप ये बताओ आम क्या भाव दिए। इन्होंने कहा भाई आम क्या भाव दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, भाव भाव मत पूछो यार, भूख लग रही है हमें तो। और इन्होंने कहा कि ये बताओ अंगूर क्या भाव दिए। तो भैया कल्लू भैया बोले अरे पूछो मत यार, ले लो, भूख लग रही है हमें, हमने कहा ना हमें भूख लग रही है, हम पे आम फाम जो भी लेना है आपको ले लो, हमें भूख लग रही है तो मैं ये रेट की पड़ रही है, जो भी है ले लो। तो इन्होंने क्या कहा भाई ऐसा करो भाई 2 किलो तो आम दे दो और 3 किलो अंगूर दे दो। तो टोटल दाम पूछे उन्होंने कहा कि ऐसा कि 300 रुपये होंगे। कितने हो गए भाई साहब? 300 रुपये हो गए। तो भाई निकाल के दे दिए, भूख लग रही थी तो क्या पैसे पैसे क्या देगा ना, समझ रहे हो? तो इन्होंने ले लिया। अब भाई साहब कल्लू और राम दोनों खाकर दर्द फर्द गायब हुआ। ऐसे ही फिर एक दिन हुआ। फिर उसी प्रकार से इन्होंने दूसरे दिन भी पापा ने किसी मार्केट में भेजा इनको काम करने के लिए, कुछ काम था। अब भाई ये तो चले गए। फिर इनको दोपहर हुआ। फिर इन्होंने बोला कि यार आज फिर भूख लग रही है, चलो भैया फिर खुद खाते हैं। जिम लवर थे, दोबारा कहाँ गए? फ्रूट वाले के पास गए। दोबारा भी फ्रूट वाले के पास जिन्होंने ढूंढा तो फिर दोबारा से इन्होंने क्या लिया? आम लिया। अब क्या आम इन्होंने कितना लिया? मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 kg लिया। कितना लिया? यहाँ 2 kg लिया था, ये 3 kg लिया था, राइट। अब इन्होंने क्या लिया? 4 kg तो आम लिया। क्या लिया इन्होंने? 4 kg इन्होंने आम लिए, बात समझना। और इन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो कि भैया अब ना आप 4 kg आप अंगूर कर दीजिए, ग्रेप्स कर दीजिए। तो अब इन्होंने टोटल पैसे कितने दिए? इन्होंने पैसे दिए बेटा 600 रुपये। कितने दिए? 600 रुपये दे दिए। अब भैया इन्होंने 600 रुपये दे दिए। अब ये दोनों गए तो टोटल रुपये कितने खर्च हो गए? 900 रुपये। अब घर पर चले गए तो पापा ने इनको शाम को बिठाया कि बेटा ये बताओ कि पैसा मैंने आपको दिया था
2,000 रुपये देते, बताओ कितने रुपये बच रहे हैं आपके पास। तो भैया कल्लू और शाम बोले कि हमने तो भैया 900 रुपये तो खा लिए, कैसे 600 रुपये एक बार फ्रूट खाए थे, 300 रुपये के एक बार खाए थे, 1100 रुपये बचे, ये ले लो आप। बात समझ रहे हो। तो पापा ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, खाने पीना चलता है, खाना पीना भी चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि भाई आपने 300 रुपये के अंगूर और 3 किलो अंगूर और 2 किलो आम लिए थे, और 4 किलो आम और 4 किलो अंगूर 600 रुपये के लिए थे। तो ये बताओ कि उन्होंने पहले दिन किस भाव से, मतलब किस भाव से कितने रुपये किलो अंगूर चल रहे हैं और कितने रुपये किलो आम चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य पापा पूछने लगे तो ये तो बताओ आम कितने रुपए किलो चल रहे हैं मार्केट में, अंगूर कितने रुपए किलो चल रहे हैं। अब भैया क्या हुआ, ये तो फाट टूट गया, क्योंकि इन्होंने तो रुपए दिए थे, केवल टोटल रुपए दिए थे। तो ना तो राम ने पूछा था ना कल्लू ने पूछा था, रेट तो किसी ने नहीं पूछा था, रेट क्या है, रेट क्या है, रियल लाइफ में नहीं पूछा था। अब भैया सर खुजाने लग गए, समझ लो, सर खुजाने लग गए। तो भैया ऐसा हुआ, अब कल्लू और राम के पापा बोले कोई घबराने की बात नहीं है, मैं रेट बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, मैं हूं तो सही, मेरे होते हुए तुम ऐसे कैसे डर सकते हो, मैं रेट बताऊंगा। इनके रेट क्या है मुझे वहां नहीं पूछा, लेकिन मेरे पास ये 2 कंडीशन है ना, मैं इन 2 कंडीशनों से आपको रेट बता दूंगा कि रेट कितना रुपए किलो होगा एक्चुअली में, अगर ये कंडीशन है तो। ओ कल्लू और राम फिर देखने लग गए, अरे पापा क्या बात कर रहे हो, ये तो जादू सा हो जाएगा। बन जादू ही करते, मैथमेटिक्स से रियल लाइफ में एक जादू है। कैसे सर, मुझे नहीं पता। मैंने क्या कहा कि माना, हमने कहा कि माना 1 किलो अंगूर के, माना 1 kg आम के दाम जो हैं, आम की कीमत कितनी है बेटा, x रुपये। मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं x रुपये मान लेता हूं। और 1 kg अंगूर की कीमत कितनी है बेटा, 22 रुपये, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 1 kg अंगूर की कीमत x रुपये है, तो 2 kg अंगूर की कीमत, 1 kg आम की कीमत कितने है, x रुपये है, तो 2 kg आम की कीमत कितनी हो जाएगी भाई, 1 kg की x है तो 2 kg की 2x हो जाएगी, राइट। कितनी हो जाएगी बेटा, 2x हो जाएगी, राइट। उसी प्रकार से 1 kg अंगूर की कीमत कितनी है, 22 है, तो 3 kg कितनी हो जाएगी बेटा, 3y हो जाएगी, राइट। कितनी हो जाएगी बेटा, 3y हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बिलियस। इन दोनों के भैया ये कितना निकल के आया, जब मैंने 1 kg अंगूर की कीमत में अगर 2 kg का मल्टीप्लाई किया तो 2 kg के क्या बन चुके हैं, 2x एक्चुअली में क्या है, अब रुपए बन चुके हैं। यानी 2 kg आम की, यानी जब आपको 1 kg मान लो कि 5 किलो चीनी 5 रुपये, यानी 1 किलो चीनी कितने की आती है, 10 रुपये की आती है, और 5 किलो चीनी का मूल्य निकालना है तो मूल्य कितना होगा, 5 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा, 50 रुपये। यानी जब तो आपने 2 kg को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये 2 kg आम की कीमत बन गई, क्या बन गई, रुपये बन गए। यानी 1 kg अंगूर की कीमत से आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3 रुपये, यानी 3 पाई वास्तव में क्या है, उन अंगूर 3 किलो अंगूर की कीमत है, 3 किलो अंगूर की कीमत है। तो टोटल रुपए अगर मुझे देने तो ये आम की कीमत हो गई, ये अंगूर की कीमत होगी, टोटल रुपए कितने दे रहे हैं आपको, 300 रुपये देने हैं। तो आप दे रहे हो 2x प्लस के 3y बराबर कितना हो गया आपके पास, 300 रुपये आ गए, राइट। उसी प्रकार से 1 किलो आम की कीमत कितनी है बेटा, x है, तो 4 किलो आम की कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी है, 22 है। कंडीशन दोनों में सेम ही है, दोनों में मान कैसा बराबर है, तो यहाँ में 1 किलो अंगूर की कीमत 22 है, तो 4 किलो कितनी हो जाएगी, 4 बाई बराबर कितना हो जाएगी, टोटल 600 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 600 रुपये हो जाएगी, राइट। कितनी हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। 600 रुपये हो गई, नहीं होगी। तो आप यहाँ देख रहे हो 2x प्लस के 3y बराबर 300, 4x प्लस के 4y बराबर 6। यानी आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया था कि दो चर वाले रेखे की युग्म कैसे कहलाएंगे। देखो दो चर है x और y, रेखीय युग्म मतलब दोनों की घात कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, दोनों पे घात समान ही है, कोई दिक्कत। यानी अब आपके पास समीकरण बन के आ गया 2x प्लस के 3y बराबर 300, और यहाँ कितना हो गया 4x प्लस के 4y बराबर कितना आ गया आपका 600। यानी 2 समीकरण आपके पास बनकर आ गए, 2 समीकरण आप बन के आ गए। अब इन समीकरणों को हल कर लो, x और y का जो मान आएगा वही एक्चुअली में आम और अंगूर की कीमत होगी, समझ रहे हो, वही आम और अंगूर की कीमत होगी। यानी अब इनकी कीमत है, अब इनको अगर हमें ज्ञात करना है तो मेरी एक बात समझना है यहाँ पर कि अब इनको हमें ज्ञात करना है तो 2 चर वाले रेखीय समीकरण जो हमको कुछ ज्ञात करने के लिए कुछ विधियाँ बना दी गई, कुछ विधियाँ बनाई गई, जिसमें हमें विधियाँ हमें इस चैप्टर में यहाँ पढ़ने हैं, उन्हीं विधियों के बारे में जानना है। पहली क्या थी, 2 चर वाले रेखीय समीकरण को युग्म ज्ञात करने की सबसे पहले बनाई गई थी ग्राफिक विधि।
कौन सी बनाई थी? ग्राफिक विधि। ग्राफिक विधि के कुछ ड्रॉबैक रहे, अपने आप के कुछ ड्रॉबैक रहे। ग्राफिक विधि के ड्रॉबैक इसलिए रहे थे कि जब मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ, अगर मैंने आपको आपका सिलेबस में इसमें दिया है तो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे ग्राफिक के ड्रॉबैक्स क्या रहे थे, क्या दिक्कतें आई थी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था, ग्राफिक में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आने लग गई थी। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा रिड्यूस करके कुछ और विधियाँ बनाई, जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि, फिर दूसरा नाम था आपका विलोपन विधि, फिर तीसरा था आपका बीजगणित विधि। यानी 4 विधियां बनाई गई आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण को यूज करने के लिए। और यही 4 विधियां कहीं ना कहीं आपकी आगे चल के भी यूज होती हैं क्वेश्चनों को निकालने के लिए। लोग कहते हैं कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं, लोग कहते हैं कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं, बेस कहीं भी यहाँ जो बेस हम पढ़ रहे हैं वो कहीं भी आपका यूज नहीं होता। मैं ये कहता हूँ 10th तक जो आपका नॉन तक मैथमेटिक्स होता है वो आपका हर जगह यूज होता है, हर जगह काम आता है। तो ये सोच लेना कि ये गलत है कि नॉन टेक मैथमेटिक्स यानी आप जो आज यहाँ ये विधियां पढ़ रहे हो, कौन कहता है? जब आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्या वहाँ विधियां यूज नहीं होती? विलोपन विधि से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते? वहाँ एक्स और वाई के मान कैसे निकालते हो? वहाँ भी तो समीकरण बनते हैं, वहाँ उन समीकरणों को किस विधि से सॉल्व करते हो? इन्हीं विधि से सॉल्व करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ की पढ़ाई कहीं काम नहीं आती। यहाँ की पढ़ाई ये आधार है, बेस है, ये हर जगह काम आता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसा गलत सोचना है कि ये कहीं पढ़ाई काम नहीं आती। चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग, रेशियो, ये सब कुछ आप आगे चल के पढ़ते हो। नॉन तक मैथमेटिक्स यानी 8 में आप देखते हो, 7 में आप देखते हो, ये सभी कॉन्सेप्ट आपके आगे भरे हुए हैं और आपको सब पढ़ने पड़ते हैं। तो आधार मजबूत बनाओ डियर। कहते हैं ना कि नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी घर उतना ही पुख्ता बनता है। ठीक है ना? तो अब इन विधियों को बनाने के लिए, अब समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको समझ में आया कि रियल लाइफ में आए कहाँ से, ये समीकरण बने कैसे। अब इन समीकरण को सॉल्व करना हम सीखेंगे और वो भी ऐसे ही समझेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम अपना खुद का दिमाग चलाएंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खुद का दिमाग चला के सॉल्व करना सीखेंगे। राइट? तो हम ये रफ करते हैं। अब भैया कल्लू और राम घूमेंगे कहीं, कल्लू और राम की मौज आ रही है। अब मेरे को बताओ दो चर वाले रेखीय समीकरण का रूप कैसा होगा भैया? दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म जो होंगे वो कैसे होंगे? आपका मान लो a1x b1y प्लस के c1 बराबर 0। राइट? दूसरा कितना है बेटा आपका a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। राइट? ऐसे होंगे जहां आपको पता है कि a1 b1, जहां a1 b1 c1 a2 b2 और c2 कैसे होंगे बेटा? आपको वास्तविक संख्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। राइट? कैसे? ये वास्तविक संख्या होंगे। और आपको पता दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म दिखाना था, यानी a1, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, उसी प्रकार से a2, b2 इज नॉट इक्वल टू 0। दो चर वाले रेखीय, क्योंकि ये अगर जीरो, इनके गुणांक 0 हो गए तो ये खुद 0 हो जाएंगे, और ये खुद 0 हो गए तो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म थोड़ी ना बन पाएंगे। समझ रहे हो ना? अब इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अब मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा पहले आपसे, मैंने कहा ना पहले बेसिक बातें करूंगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में संगत युग्म और असंगत युग्म क्या होते हैं, यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दो चीज निकल के आते हैं, एक तो होता है संगत युग्म और एक होता है आपका असंगत युग्म। यानी कंसिस्टेंट और आपका होता है नॉन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट समझ रहे हो? कंसिस्टेंट और आपका इनकंसिस्टेंट। संगत युग्म और असंगत युग्म क्या होते हैं? कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो, जिन युग्मों का कोई हल ना हो। कम से कम एक हल हो और कम से कम जिन युग्मों का कोई भी हल ना हो, वो कैसे केवल कहते हैं आपके
असंगत युग्म यानी संगत युग्म और असंगत युग्म में सिंपल सी परिभाषा है, कम से कम एक हल हो, कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो 3 हो, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और यहाँ एक भी हल ना हो वो कैसे कहलाते हैं आपके असंगत युग्म कहलाते हैं। क्लियर? यहाँ एक भी हल ना हो कैसे कहलाते हैं आपके असंगत युग्म कहलाते हैं। क्लियर है? दोनों चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी आशा करता हूँ। अब यहाँ पे बात करें कि अगर मुझे ये बताना है, रफ कर दो ये, ओके, मुझे ये बताना है अगर मुझे 2 रेखीय समीकरण युग्म दिए गए हैं और मुझसे पूछा गया कि संपाती, और अगर आपसे पूछा है कि दोनों युग्म जो कैसे हैं, दोनों समीकरण युग्मों की जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, यानी वो संपाती युग्म है या प्रतिच्छेद युग्म है या आपके समांतर रेखा हैं, ये पता लगाना है। यदि मुझे ये पता लगाना है कि यहाँ पर दी गई जो ग्राफ बना होगा या कभी ग्राफ बनेगा, यानी वो ये कैसी कह सकते हैं हम, यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग ये है कि आइए जाने समांतर प्रतिच्छेद संपाती रेखाएं क्या होती हैं। संपाती रेखाएं होती हैं, समझ रहे हो? आइए जाने समांतर प्रतिच्छेद और संपाती रेखाएं क्या होती हैं। यानी आप जान सकते हो पैरेलल, इंटरसेक्ट और आपकी पैरेलल हो सकती हैं, इंटरसेक्ट हो सकती है। और संपाती को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? संपाती को इंग्लिश में, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, कोई नहीं, देखते हैं ना, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। संपाती को, समांतर को तक बता पैरेलल कहा जाता है, प्रतिच्छेद को इंटरसेक्ट रेखाएं कहा जाता है, और संपाती को थोड़ा मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, चलो याद आ जाएगा बता दूंगा। ठीक है, तीनों की बात करनी, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं। अब मैं समांतर रेखाएं बताता हूँ आपको और प्रतिच्छेद बताता हूँ। समांतर रेखाएं मतलब आप जानते हो जब कोई रेखा एक दूसरे को काटे ही ना, यानी रेल की 2 पटरियाँ कभी काट सकती हैं, नहीं काट सकती। गाड़ी के 2 टायर आपस में कैसे होते हैं? समांतर होते हैं, कभी एक दूसरे को काट सकते हैं, बिल्कुल समान दूरी पर रहेंगे। या दूसरी परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि ऐसी 2 रेखाएं इनके हर एक प्रत्येक बिंदु पर इनके बीच की दूरी कैसी हो? ऐसी 2 रेखाएं जिनकी प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी कैसी हो? समान हो। यानी यहाँ भी देखोगे तो बीच की दूरी यहाँ भी हर जगह कैसी होगी? समान होगी। ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समझ लो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। नंबर 2, दूसरा समांतर रेखा पता चल गई। दूसरा है आपका संपाती। संपाती मतलब कि सर एक ये रेखा है L1 और कोई L2 रेखा डालूं, वो भी इसी के ऊपर क्या कर दूं मैं, इसी के ऊपर डाल दूं। यानी एक रेखा दूसरी को पूर्ण तरीके से ढक लेती है। आप देख रहे हैं दोनों में कोई फर्क दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा ना। यानी दोनों रेखाएं, यानी L2 भी इसी के ऊपर है और L1 भी इसी के ऊपर है। यानी दोनों रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक के ऊपर दूसरी पूर्ण तरीके से उसको ढक ले, उसको क्या बोला जाता है? संपाती रेखाएं बोला जाता है ना। और लास्ट वन इज आपका कौन सा है? आपका प्रतिच्छेद रेखाएं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं मतलब तब आप जानते हो ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी किसी एक बिंदु पर हल आपस में काटती हैं। वही क्या कहलाएंगे? आपका प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्ट रेखाएं कहलाती हैं, जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब मुझे ये जानना है कि भाई अगर मुझे ये बताना है कि अगर मैं केवल ये बताऊँ, मैं यहाँ हेडिंग बना सकता हूँ। यहाँ पे ये तीनों समझ में आई। एक हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे कि
रेखिक समीकरण युग्म में गुणांकों की सहायता से पता लगाएं कि कैसी रेखिक समीकरण युग्म है या कैसा रेखिक समीकरण युग्म है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे कि आप यहाँ देख रहे हो रेखिक समीकरण युग्म के गुणांकों की एक सहायता से पता लगाएं कि कैसा रेखिक समीकरण युग्म है। आपको पता है कि अगर आपका जो आपको जानते हो रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा आपका, भैया आपका A1 आप जानते हो A1 A2 ये होगा। अब मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि मैंने यहाँ मान लो कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि आपके पास रेखिक समीकरण युग्म क्या है, A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 और A2x प्लस के B2y बराबर और प्लस C2 बराबर 0 ये है। यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 यानी पहले के गुणांक कितने A1 y का गुणांक कितना B1 और C1 और ये दूसरे के गुणांक कितने A2 B2 और C2। तो आप A1 B1 C1 छांट लोगे अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी आप जानते हो अगर प्रतिच्छेद होंगे तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन जो प्रतिच्छेद होगी तो गुणांकों की सहायता से पता लगाओ तो क्या होगी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोई रेखा के दो प्रतिच्छेद कब मानी जाएंगी, जब उनके गुणांकों का अनुपात यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। तो वो रेखा युग्म कैसे कहलाए जाएंगे भैया, वो रेखा युग्म कहलाए जाएंगे आपके प्रतिच्छेद। नंबर दूसरा, जब आपका कैसा होगा बेटा A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब ऐसा भी सोचता था A1/A2 B1/B2 के बराबर आ सकता है, तो हम तीसरा गुणांक लेंगे C1/C2। बराबर आ रहा है C1/C2 यानी बराबर आ रहा है किसके बेटा C1/C2 के बराबर आ रहा है, यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर बराबर आ रहा है तो कैसी रेखाएं होंगी आपकी संपाती होंगी, राइट। अगर बेटा अगर मान लो थर्ड कंडीशन की A1/A2 इज नॉट B1/B2 इज नॉट इक्वल टू अगर C1/C2 यानी A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी C1/C2 का अनुपात अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा तो कैसे होंगी रेखाएं संपाती होंगी। लेकिन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो कैसे होंगी वे समांतर होंगी, राइट। कैसे होंगी समांतर होंगी। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और थर्ड पॉइंट मानते हैं। पहला ये हमने जाना कि प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, नंबर दूसरा हमने जाना कि इनके गुणांकों की तुलना से हम कैसे पता लगा सकते हैं, है ना। पहला यही था हमारा संपाती रेखा क्या होती है, दूसरा हमारा ये क्लियर है। ये क्लियर समझ में आ रहा है आपको, बहुत आराम से समझ में आ रहा है प्रतिच्छेद संपाती और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और मैं थोड़ा सा और विस्तार से इस चीज़ को मैं समझाऊं तो एक और चीज़ समझ सकते हैं कि मुझे ये बताना कि प्रतिच्छेद रेखा होगी तो हल कितने होंगे, संपाती रेखा होगी तो हल कितने होंगे, समांतर रेखा होगी तो हल कितने होंगे। तो बेटा पहली बात तो हल का मतलब जानना है। हल का मतलब कि एक रेखा एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, जितनी भी कोई रेखा दो रेखाएं एक दूसरे को जितने भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं वो उतने ही उसके हल कहलाते हैं। मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, एक जो भी आपको कोई पता है दो रेखाएं एक दूसरे को जितने भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं उसके उतने ही हल माने जाते हैं। तो आपको पता है ये दो रेखाएं ये प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, आपको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने पर करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका हल केवल कितना होगा, केवल एक हल होगा। कितना होगा बेटा, एक हल होगा। यानी प्रतिच्छेद रेखा का हल कितना होता है, केवल एक हल पाया जाएगा। यानी x और y के केवल एक एक मान मिलेंगे, x का मान भी एक होगा और y का मान भी एक ही होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये कितने बिंदुओं पर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, कोई भी रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं उसके केवल हल कितने पाए जाते हैं, उतने ही पाए जाते हैं। यानी ये दो रेखाएं कितने पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो केवल इसका हल कितना होगा, एक होगा, राइट। अब यहाँ संपाती रेखाएं समझो, यहाँ संपाती रेखा यानी एक रेखा दूसरे को हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ भी काट रही है, 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 सब जगह काट रही है। यानी इसके हल कितने होंगे बेटा, इसके कितने हल होंगे बेटा, इनके जो हल होंगे इस भाई साहब के अपरिमित रूप से अपरिमित
रूप से कितने होंगे बेटा, अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। तो आप जान सकते हैं संपाती रेखा के हल कितने होते हैं, अनेक होते हैं कि, और आपको पता है प्रतिचित रेखा केवल एक हल होगा, राइट। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि मुझे बताना समांतर रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिचित कर सकती हैं, समांतर रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो आप देखोगे समांतर रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकती, कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकती। इसका मतलब कोई होगा समांतर रेखा का कोई हल होता है, कोई हल नहीं होगा। तो आप देख रहे हो समांतर रेखा को कोई भी हल नहीं होता है। तो आपको पता है संपाती प्रतिच्छेद और संपाती प्रतिच्छेद और समांतर रेखा है, तो कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, संपाती रेखा को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और प्रतिच्छेद रेखा को केवल एक हल होता है। क्लियर है, आपको समझ में आ रही है। यहाँ मैंने 3-4 चीज़ों के लिए बात किया, बहुत ईजी तरीके से, बेसिक तरीके से टॉपिकों को लेके जा रहा हूँ मैं आपके सामने, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें कैसे बन रही हैं। यानी अगर यहाँ बात करें पहले मैंने बात की समांतर रेखा क्या होती है, संपाती क्या होती है और प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, समझ में आया। फिर मैंने ये बताया कि उनके गुणांकों के आधार से हम कैसे बता सकते हैं, गुणांकों के अनुपात से कैसे बता सकते हैं कि वो कैसे होगी, प्रतिच्छेद होगी या संपाती होगी या समांतर होगी। तो प्रतिच्छेद कब होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कैसे होगी, प्रतिच्छेद होगी। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो कैसे होगी, वो संपाती होगी। अब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कैसे होगी, वो आपकी समांतर होगी। अब मैंने ये बताया कि भैया अब इनके हल कैसे होंगे। मैंने कहा कि एक दूसरे को रेखा जितने बिंदुओं पर काटेंगे वो उसके हल उतने ही पाए जाते हैं। यानी प्रतिच्छेद केवल के एक बिंदु पर काट रही है तो केवल एक हल होगा। संपाती हर एक बिंदु पर काटेगी, यानी आप यहाँ भी काटेंगे तो कैसे होंगे, इसके अनेक हल होंगे। और आप यहाँ जानते हो कि समांतर है तो इसका कोई मतलब एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, तो बताइए कि इसमें व्यापक रूप कौन सा है, रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप कौन सा है। ये आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और बहुत आसानी से समझ भी सकते हो इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये मैं रफ कर दूं, क्लियर है। आइए एक आध क्वेश्चन जानते हैं। तो रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप निम्न में से कौन सा है, रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप निम्न में से कौन सा है। नंबर ए बताना है आपको, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। नंबर बी ax प्लस के, या मैं कहता हूँ a प्लस के b प्लस के c बराबर 0। नंबर सी ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो इनमें से कौन सा है बेटा आपका रेखीय समीकरण युग्म। मैंने बताया ये x² है, 2 घात नहीं होगा रेखीय समीकरण, यहाँ पे x ही नहीं है, चर ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई तो पहले इसको ax प्लस के by प्लस जी, बिल्कुल ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अभी आपको समझाया था। एक रेखीय समीकरण युग्म की घात कितनी होती है, नंबर दूसरा रेखीय समीकरण युग्म की घात कितनी होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें। यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तो आपको पता है कि इकाई का अंक x, यानी 2 अंकों की संख्या मान लिया मैंने, इकाई का अंक कितना है x है, इकाई का अंक कितना है x है और दहाई का अंक कितना है y है। तो आप जानते हो 2 अंक की संख्या लिखनी है, तो आपने 2 और 3 लिखा। इकाई का अंक कितना है, इसमें 3 है, दहाई का अंक कितना है, यहाँ पर 2 है। तो 2 कहाँ आता है, आगे आता है, दहाई आगे आती है, इकाई वाला पीछे आता है। यानी एक्चुअली में कितना लगा, बाई x लिखा। लेकिन आप जब 23 को अगर तोड़ोगे, 23 को लिखोगे तो एक्चुअली में कितना लिखोगे, 2 × 10 प्लस के 3 ऐसे लिखते हो, हाँ या ना। यानी 2 × 10 20 हो जाएगा, 20 और प्लस के 3 कितने होंगे, 23। यही तो होता है। इसी प्रकार से यहाँ लिखोगे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा बेटा, 10 × y प्लस के x।
10 इंटू वाई प्लस के एक्स, यही तो होगा। यानी ऑप्शन कितना होगा बेटा इसका एक्चुअली में, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा रेखीय समीकरण है? तो निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण आपको बताना है तो सॉल्व कर लोगे आप, सिंपली इजीली बता सकते हो। युग्म क्वेश्चन नंबर 5, युग्म समीकरण a1x प्लस के b1y प्लस c1 और a2x प्लस के b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होंगे? जब वो रेखाएं कैसे होंगी? संपाद्य होंगी। संपाद्य होने का मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यानी कैसे होंगे? संपाद्य, इसलिए अनेक हल होंगे। राइट, समझ रहे हो ना? यही होगा, नहीं होगा? यानी आपका इसमें से कोई भी अनुपात, यानी अनुपात नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन, a1/x प्लस के a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आद्वितीय हल होगा। आद्वितीय हल कब होगा? आद्वितीय हल मतलब जब रेखाएं कैसी होंगी आपकी? प्रतिच्छेद होंगी। कैसे होंगी? प्रतिच्छेद होंगे। यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेखीय प्रतिच्छेद होता है तब अनेक हल होते हैं। अनेक हल कब होंगे? जब दो चर वाले रेखीय समीकरणों का आलेखीय प्रतिच्छेद होता है तब अनेक हल उनके हल होते हैं। सॉरी, मैंने गलत पढ़ रहा हूँ। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेखीय प्रतिच्छेद होता है तब उनके हल होंगे। केवल एक होता है। कितना होता है? एक। आपको पता है जब प्रतिच्छेद रेखाएं बनेंगी, वो कह रहा है कि जब प्रतिच्छेद रेखाएं बनेंगी तो कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। रेखीय समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस के 12y बराबर 10 का एक हल होगा। अब ये कह रहा है कि बताओ कितने हल होंगे? एक हल होगा। कितने हल होंगे? तो यहाँ हो जाएगा बेटा a1 कितना आपका 1, a2 कितना बेटा आपके पास 3, b1 बराबर कितना है 2, तो आपको पता है, आपको देखना पहले a1/a2 और b1/b2, तो कितना है 1/3, a1 कितना है 1 और 3, a2 कितना है 3, और आपको पता है b1 कितना है 2 और c कितना है 12, तो कितना होगा यहाँ पे 1/3 बराबर 1/6। तो कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी ये प्रतिच्छेद रेखाएं तो है नहीं है। फिर ये देखेंगे हम इसका a1/a2 1/3, उसी प्रकार से आप करोगे। आप देख रहे हो नॉट इक्वल, सॉरी, अब देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कैसी रेखाएं होंगी? ये प्रतिच्छेद हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? प्रतिच्छेद हो जाएंगी। यानी क्या होगा? एक हल होगा। कितना होगा इसका? एक हल होगा। कितना होगा? एक हल। समीकरण x प्लस y बराबर 9 के कितने हल हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। आपको पता है किसी भी समीकरण x प्लस के y बराबर 9, यानी x और y के मान, यानी एक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। राइट। समीकरण युग्म px माइनस के y बराबर 2 और 6x माइनस के 2y बराबर 3 के आद्वितीय हल होंगे। आद्वितीय हल मतलब कि k का मान ऐसा कौन सा रखें तो इसका आद्वितीय हल होंगे। यानी आप रख सकते हो यहाँ पे कि kx माइनस के y बराबर 2, यानी 6x माइनस के 2y बराबर 3, यानी हम जानते हो k/6 इज नॉट इक्वल टू आद्वितीय कब होंगे? यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी -1 और -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k/6 बराबर k/2, तो 2 से काटो कितनी बार कटा? 3 बार, तो k/3 बराबर 1, तो कैसे गुणा करोगे? यहाँ कितना आ जाएगा? यानी k इज नॉट इक्वल टू 3, k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी आप जानते हो ये k का मान 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए, तो कैसे होंगे? आद्वितीय हल होंगे। इसी प्रकार से अनंत के लिए रखना है तो आप क्या करोगे? a1/a2 b1/b2 और c1 और c2 को बराबर रख लोगे और वहाँ से किन्हीं का सॉल्व करके कैसे गुणा करके आप k का मान निकाल लोगे, तो इजीली आप बता सकते हो k का मान कितना होगा। उसी प्रकार से कोई हल नहीं होगा। 12th भी कर सकते हो आप। एंड 13 की बात करें तो समीकरण युग्म 3x प्लस के y बराबर 1, और आपको दिया हुआ है
कि असंगत हैं। असंगत का मतलब क्या होगा कि इसका कोई भी हल ना हो। के का मान कौन सा होना चाहिए, जो इसका कोई भी हल ना हो, राइट। तो आपको ऐसा कुछ निकालना है, जैसे आपको दिया हुआ है 3x प्लस के वाई बराबर 1 और 2k माइनस के 1 x प्लस के माइनस के वाई बराबर 2k प्लस 1 असंगत होंगे। के का मान क्या होना चाहिए आपका, कोई भी हल नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को चलो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि 3x प्लस के वाई बराबर 1, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन है तो हम उसी तरीके से इसको डील करेंगे। 2k माइनस के 1 x प्लस के माइनस के 1 y और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2k प्लस 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे a1 अपॉन a2, आपको आदतीय हल कब होंगे, जब असंगत कब होंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही होगा। यानी आप जानते हो a1 कितना है यहाँ पर 3 और आपका a2 कितना है यहाँ पर 2k माइनस के 1 और b1 कितना है आपके पास 1 और b2 कितना है यहाँ पर k माइनस के 1 और आपको ये पता ये तो बराबर आएगा ही नहीं, तो इसको बराबर रखने से कोई फायदा नहीं है और फिर भी रख देते 2k प्लस के 1, यही होगा। यानी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना होगा 3k माइनस के 1 और 2k माइनस 1 का 1 के साथ करोगे तो 2k माइनस के 1 ही आ जाएगा। यहाँ गुणा करोगे तो 3k माइनस के 3 बराबर 2k माइनस के 1, 2k को इधर की साइड ले आओ तो 3k माइनस के 2k बराबर माइनस के 1 प्लस के 3, यानी कितना हो जाएगा k और यहाँ तो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेंगे प्लस के, यानी k का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, k का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, उसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार 14 किसी k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण शून्यान्तर हल होंगे, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, संपाती रेखा होंगी, वो समांतर रेखा होंगी। समांतर रेखा मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप ये कर लोगे। इसी प्रकार से 15 यदि समीकरण नंबर इतना है, इसके अनंत हल होंगे, तो आप ये भी सॉल्व कर लोगे। एंड नाउ अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, बाकी सारी डिस्कशन क्वेश्चनों को हम बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन है हमने MCQ सभी क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे, है ना, ऑल पार्ट ऑफ MCQ कर लिए। कुछ छोड़े गए, मैंने आपकी थोड़ी सी मैंने आपको समझाया है और कुछ आपके दिमाग और ब्रेन को चलाने के लिए ट्रेनिंग ऑफ माइंड मैंने जैसे कहा एजुकेशन मैथमेटिक्स को, तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है, कमेंट करो, क्वेश्चन लिखो, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड अगले लेक्चर में कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी।